नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा है जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले वो कट्टरपंथी फंसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की शुरुआत की है। बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बताएंगे आपको ऐसा क्या बोले बागेश्वर बाबा जिससे हिंदुओं में जोश भर गया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ हुए दुर्व्यवहार के आंच में भारत में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हिंदुओं में भारी आक्रोश है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग जिले में प्रदर्शन हुआ है। साथ ही एक नई बहस भी छिड़ गई है। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। तीसरे योद्धा जो चक्रव्यूह में फंसे वो है अखिलेश यादव, जिनका अब चक्रव्यूह से बाहर निकलना असंभव नजर आ रहा है। कोडीन के मामले में पिछले कई दिनों से विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब सरकार ने अखिलेश यादव से ऐसा सवाल पूछ लिया है कि अखिलेश यादव अंडरग्राउंड हो गए हैं। बताएंगे आपको क्या कुछ कोडीन मामले में सियासत हुई है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जहां यूपी के 2 अलग अलग जिले में इनामी बदमाशों को ढेर करके योगी पुलिस ने कानून व्यवस्था की दुरुस्ती की नई मिसाल दी है। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद का शिलान्यास किया। ये तारीख कोई संयोग नहीं था, क्योंकि ठीक उसी दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस की बरसी थी। हुमायूं कबीर ने समारोह में मौलवियों के साथ फीता काटा, चंदा इकट्ठा किया और ईंटें जुटाई। कई लोग सिर पर ईंटें रखकर पहुंचे थे। इस आयोजन ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। टीएमसी ने खुद को इससे अलग कर लिया और कबीर को सस्पेंड भी कर दिया। पार्टी का कहना है कि ये उनकी निजी महत्वाकांक्षा है और सांप्रदायिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये देश का दुर्भाग्य है। अगर बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराने के लिए भी तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि बाबरी की बात हुई तो बाबा बंगाल आएगा और बाबरी बनी तो बाबा आएगा। शास्त्री ने बाबरी को विदेशी आक्रांताओं की साजिश बताया। कहा कि बंगाल से कश्मीर तक हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हिंदुत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब तक जिएंगे हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। इसके अलावा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने नया नारा दिया कि कृष्ण लल्ला आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यह बयान हिंदू समाज में जबरदस्त जोश भर रहा है। कई जगहों पर हिंदू संगठनों ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले को चुनौती देने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी ने भी इस शिलान्यास का विरोध किया था, जबकि कुछ विपक्षी दल चुप है। ये पूरा विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर चल रहे दावों को फिर से गरमा रहा है। हिंदू समाज ने ये भावना मजबूत हो रही है कि राम मंदिर बनने के बाद अब कोई नई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और अत्याचार की आंच अब भारत तक पहुंच गई है। खासकर उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में मार्च निकाला।
नारे लगाए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया और यूनुस पर पाकिस्तान के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। ये प्रदर्शन सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं रहा। यूपी के कई जिलों में हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, संपत्ति लूट और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे हिंदू समाज में गुस्सा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए, जो इंसानियत और सद्भाव का संदेश देता है। इससे नई बहस भी छिड़ गई है कि भारत में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें पूरी आजादी है, लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि बांग्लादेश में, वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत जैसे सेक्युलर देश में अल्पसंख्यकों को हर अधिकार मिलता है, तो पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? यह बहस सोशल मीडिया पर गर्म हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भारत बांग्लादेश पर दबाव डाले। ये पूरा हिंदू समाज में एकता बढ़ा रहा है और अल्पसंख्यक सुरक्षा की दोहरी नीति पर सवाल भी उठा रहा है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो कोडीन से जुड़ी है। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहले विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, सरकार पर सवाल उठा रही थी कि इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे चल रहा था, लेकिन अब ताले पलट गए हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर हमला बोला और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा। मंत्री ने कहा कि सिंडिकेट से जुड़े लोगों के साथ अखिलेश की तस्वीरें सामने आई है, जो सामान्य नहीं है। अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कई संदेह पैदा करता है। ये मामला कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापार से जुड़ा है, जो नशे के रूप में इस्तेमाल होता है। तमिलनाडु में बनी सिरप से बच्चों की मौत की खबरें भी आई। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी चल रही है, पूरे प्रदेश में छापेमारी भी कर रही है। लेकिन मंत्री निषाद ने कहा कि विपक्ष जाति की राजनीति करके सच्चाई से भाग रही है, जांच में सहयोग करने की बजाय राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आने के बाद उनकी चुप्पी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश अब इस मामले में अंडरग्राउंड हो गए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि माफिया कोई भी हो, राजनीतिक संरक्षण कितना भी बड़ा हो, कानून से नहीं बचने वाला है। यह मामला युवाओं और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, राजनीति का नहीं। विपक्ष पहले सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब सरकार के सवालों से बच नहीं पाएगा। अखिलेश पर दबाव बढ़ गया है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यह सियासी चक्रव्यूह अखिलेश के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा है। पूरे मामले में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कार्रवाई चल रही है। यह दिखाता है कि योगी सरकार अपराध और माफिया पर कितने सख्त है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव अब आगे क्या कुछ करेंगे, यह भी देखना बाकी है। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की मिसाल कायम की है। सहारनपुर और बुलंदशहर में अलग अलग मुठभेड़ों में 2 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सहारनपुर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सिराज अहमद को एसटीएफ ने घेराबंदी करके पकड़ा। वो 30 से ज्यादा मुकदमों में वांछित था। हत्या के प्रयास, रासुका जैसे गंभीर मामले थे। पुलिस को सूचना मिली कि वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आ रहा है। गंगोह क्षेत्र में घेरा, सिराज में फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ और गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 पिस्तौल, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद हुए। बुलंदशहर में 50,000 रुपए के इनामी आजाद उर्फ जुबैर का भी एनकाउंटर हुआ। देहात, कोतवाली और गुलावटी पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की।
वो भी वांछित अपराधी था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और अस्पताल में मौत हो गई। उसके पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई। योगी पुलिस की ये कार्रवाई अपराधियों में दहशत फैला रही है। इनामी बदमाशों को ढेर करके पुलिस ने दिखाया कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। यह एक्शन यूपी में कानून व्यवस्था की दुरुस्ती की नई मिसाल है। लोग योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि अपराधियों का सफाया हो रहा है और प्रदेश सुरक्षित हो रहा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।